So hey guys, welcome back to our channel Humerus Medicos, and we are here today with a video on vitamin B1, that is thiamine. This will be a continuation video of the last video, that is vitamin C, and we will continue this series like this. Okay, so let's begin. सो विटामिन बी वन में सबसे पहला चीज जो हम पढ़ेंगे वो है जनरल केमिस्ट्री। तो आप जानते हैं जितने भी विटामिन बी होते हैं और विटामिन सी होता है वो सारा वाटर सोल्यूबल होता है। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक तो ये होगी कि वाटर सोल्यूबल होगा, ठीक है। दूसरा, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली थायमिन में एक पिरिमिडिन रिंग रहता है और एक थायजोल रिंग रहता है, एंड दोनों एक मिथाइलिन ब्रिज से कनेक्टेड रहते हैं, बिल्कुल इस तरह। यहाँ पे फिगर पे देख पा रहे हो, ये एक पायरिमिडिन रिंग है, एक थायजोल रिंग है, और दोनों कनेक्टेड है मिथाइलिन ब्रिज के थ्रू, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट चीज है कि जो OH ग्रुप होती है थायमिन की, वो एस्टरिफाई हो जाती है फॉस्फेट के साथ और एक कोएंजाइम बनाती है थायमिन पायरोफॉस्फेट, जिसको हम TPP भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये OH ग्रुप था थायमिन का, तो उसके साथ दो मोल्स ऑफ फॉस्फेट लिंक कर गया, एंड उसके वजह से क्या बन गया, एक पायरोफॉस्फेट अटैच हो गया थायमिन से, और वो बन गया थायमिन पायरोफॉस्फेट यानी कि TPP। अब ये जो रिएक्शन होती है ना, ये रिएक्शन के लिए ATP की जरूरत पड़ती है, क्योंकि फॉस्फेट आएगा कहाँ से, फॉस्फेट ATP से आएगा, ठीक है। और साथ में जो एंजाइम लगता है उसको बोलते हैं TPP ट्रांसफरेज, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं RDA की। तो जो बेसिक डेली रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करती है कार्बोहाइड्रेट इंटेक पे या फिर कैलोरी इंटेक पे, आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो अडल्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है ये 1 से 1.5 मिलीग्राम पर डे तक वेरी कर सकती है, ठीक है ना। बट अगर हम प्रेग्नेंट लेडी की या लैक्टेटिंग लेडी की या फिर ओल्ड एज वाले लोगों की या फिर अल्कोहलिक्स की बात करें तो उनमें ये रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है। और जाहिर सी बात है, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में तो सारे विटामिन सी मोटा मोटी बढ़ जाता है, लेकिन अल्कोहलिज्म यहाँ पे एक स्पेशल कैटेगरी है, क्योंकि अल्कोहलिक्स में विटामिन B1 की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है कंपेयर टू अ नॉर्मल एडल्ट। क्यों होती है ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। फिर हम डाइटरी सोर्सेज की बात करते हैं। तो डाइटरी सोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो है विटामिन B1 का वो है सीरियल्स, ठीक है। आप कुछ लिखो ना लिखो, आपको सीरियल्स मेंशन करने ही है, ठीक है ना। बेसिकली जो सीरियल्स होते हैं ना, उनकी जो आउटर कवरिंग होती है जिसको हम ब्रांड बोलते हैं, वहां पे ये विटामिन थायमिन ज्यादातर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। इसलिए लोग कहते हैं ना कि पॉलिश दाल मत खाओ, पॉलिश चावल मत खाओ। क्यों नहीं खाओ, क्योंकि वो पॉलिश करने से ये आउटर लेयर निकल जाती है, तो मतलब उस ग्रेन से थायमिन हट गया, अबाउट 80% ऑफ थायमिन हट जाता है, ठीक है ना। इसीलिए न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो गया वो, इसलिए लोग कहते हैं कि पॉलिश वाले सीरियल्स नहीं खाने चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोकेमिकल फंक्शंस की। तो बेसिकली देखिए, आपको 4 एंजाइम के नाम याद रखने हैं। ये 4 एंजाइम के लिए एज अ कोएंजाइम एक्ट करता है थायमिन का कोएंजाइम TPP। अब ज्यादातर जो बी विटामिन पढ़ोगे ना, वो ज्यादातर कोएंजाइम्स का ही रोल करते हैं, ठीक है ना। तो B1 जो रोल करता है वो TPP का रोल करता है, थायमिन पायरोफॉस्फेट। तो वो जो थायमिन पायरोफॉस्फेट है ना, वो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज के साथ कोएंजाइम करता है और पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट करता है। अब ये रिएक्शन आपने 11th में भी पढ़ी होगी अपने स्कूल में, कि NCERT में जो थे लिंक रिएक्शन, ठीक है ना। लिंक रिएक्शन में क्या होता था, जो ग्लाइकोलिसिस की वजह से जो पायरुवेट बनता है उसको कन्वर्ट किया जाता था एसिटाइल कोएंजाइम A में। तो इसको करने के लिए एंजाइम लगता था पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, और ये एंजाइम के लिए कोएंजाइम कौन लगता है, TPP, ठीक है। फिर दूसरा एंजाइम है अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज। ये एंजाइम भी सिट्रिक एसिड साइकिल में होता है, वो भी आपने 11 में पढ़ रखा है। तो ये एंजाइम का बेसिकली काम क्या होता है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट को सक्सिनिल कोएंजाइम में और CO2 में कन्वर्ट करने का, ठीक है। और ये एंजाइम के लिए भी कोएंजाइम कौन हो जाएगा, TPP हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा एंजाइम हो जाएगा ट्रांसकीटोलेस। ये बेसिकली जरूरत पड़ता है हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट में, ठीक है ना। इसके लिए भी कोएंजाइम हो जाएगा TPP। एंड लास्टली ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजनेज। ये एंजाइम का बेसिकली काम है, ये ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन करता है ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स का, जैसे कि वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, और उनको उनके रेस्पेक्टिव कीटो एसिड्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। एंड लास्टली TPP का एक और इंपॉर्टेंट रोल है इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम डेफिशिएंसी सिम्टम्स के। तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि B1 की जो डेफिशिएंसी सिम्टम है वो है बेरी बेरी, ठीक है ना। तो बेरी बेरी तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। बाकी कुछ की बात कर लेते हैं। जैसे आपको पता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम को कोएंजाइम की जरूरत है TPP की। तो अगर TPP की डेफिशिएंसी हो जाए, यानी कि थायमिन की डेफिशिएंसी हो जाए, तो पायरुवेट कन्वर्ट नहीं हो पाएगा एसिटाइल कोएंजाइम A में। तो अगर वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो वो एक्यूमुलेट होने लगेगा टिश्यूज में, और अगर वो टिश्यूज में एक्यूमुलेट हो गया तो वो हार्मफुल होता है, और उसके वजह से पायरुवेट इतना ज्यादा हो जाता है कि पायरुवेट यूरिन के साथ भी एक्सक्रीट होने लगता है, ठीक है ना। फिर अगली चीज है कि जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को ये विटामिन B1 की डेफिशिएंसी
ऑल्टरेट कर देती है। अब ऑल्टरेट करने से क्या होता है, जो पायरुवेट है वो बेसिकली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन अब वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है और डायरेक्टली ब्रेन में चला जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि थायमिन जरूरत है नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में भी, तो अगर टीपीपी नहीं है तो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में भी दिक्कत होगी। ठीक है, फिर ट्रांसक्यूटोलेज एक्टिविटी भी घट जाएगी, क्योंकि ट्रांसक्यूटोलेज के लिए भी कोएंजाइम है। तो ट्रांसक्यूटोलेज एक्टिविटी कहाँ होती है, आरबीसी में होती है। और जनरली हम लोग को अगर B1 की डेफिशिएंसी अगर डायग्नोस करनी है, तो बेसिकली ये ट्रांसक्यूटोलेज एक्टिविटी को ही हम मॉनिटर करते हैं आरबीसी में, जिससे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी है कि नहीं है। ठीक है ना। उसके अलावा एनोरेक्सिया हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, नोजिया हो जाता है, ये सब तो कॉमन सिम्टम्स है। कुछ रेयर सिम्टम्स थे जो मैंने बता दिया, मतलब रेयर नहीं, मतलब जो अनकॉमन सिम्टम्स थे वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेरी बेरी की। तो देखो अडल्ट्स में बेरी बेरी दो तरह का होता है, एक वेट बेरी बेरी और एक ड्राई बेरी बेरी। ठीक है, और बच्चों में इन्फेंटाइल बेरी बेरी होता है, इन्फेंट्स में। ठीक है, तो वेट बेरी बेरी को कार्डियोवैस्कुलर बेरी बेरी भी बोलते हैं। तो देखो यहाँ कार्डियोवैस्कुलर शब्द आ गया, मतलब ये हार्ट से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, देखो एक तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर घट जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज क्या, हार्ट कमजोर हो जाएगा और डेथ हो सकता है हार्ट फेलियर की वजह से। ठीक है, ये हार्ट से रिलेटेड है, तो ये तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे। ठीक है, फिर कुछ सिम्टम्स है जैसे जो वेट बेरी बेरी में ही दिखता है, जैसे कि लेग्स, फेस, ट्रंक, ये सब जगह, सीरस कैविटी, ये सब जगह एडिमा दिखेगा आपको। फिर ब्रेथलेसनेस होगा, पैल्पिटेशन होगा और स्काफ मसल्स आपके स्वेल कर जाएंगी। ठीक है ना। लेकिन अगर हम ड्राई बेरी की बात करें, ड्राई बेरी बेरी एक न्यूरोलॉजिकल बेरी बेरी है। ठीक है ना, न्यूरोलॉजिकली मतलब नर्व से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पेरिफेरल न्यूराइटिस हो जाता है। ठीक है, न्यूराइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। ठीक है, ITIS जहां भी लग जाए वहां इन्फ्लेमेशन आ जाता है। ठीक है ना। तो अब इसमें इडिमा नहीं दिखता जनरली, जैसे वेट बेरी बेरी में इडिमा दिखता था। ठीक है ना, इसमें भी मसल्स वीक होते हैं एंड इसकी वजह से ना वॉकिंग काफी डिफिकल्ट हो जाती है। तो अगर वॉकिंग डिफिकल्ट हो जाएगी, तो ज्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं ना जिनको ड्राई बेरी बेरी है, वो ज्यादातर बेड रिडन होते हैं और वो मर भी सकते हैं अगर उनको सही से ट्रीट नहीं किया गया। ठीक है ना। सो यू शुड टेक केयर ऑफ देम। ठीक है, फिर इन्फेंटाइल बेरी बेरी है, अगर कोई एक प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग वुमेन है, अगर उसको लाइक डेफिशिएंसी है इसकी एंटी बेरी बेरी विटामिन यानी कि थायमिन की, थायमिन को एंटी बेरी बेरी विटामिन भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, अगर वो मदर डेफिशिएंट है तो बच्चे को भी डेफिशिएंसी हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी मुख्य आहार जो होती है वो ब्रेस्ट मिल्क होती है। तो अगर ब्रेस्ट मिल्क में थायमिन की मात्रा कम है, ठीक है ना, तो उस बच्चे को बेरी बेरी हो सकता है। जैसे और उस बेरी बेरी में क्या क्या सिम्टम्स होंगे, स्लीपलेसनेस हो सकता है, रेस्टलेसनेस हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है और कन्वर्जन्स हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं वर्निके कॉर्साकॉफ सिंड्रोम पे। तो वर्निके कॉर्साकॉफ सिंड्रोम सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे टॉपिक में। ठीक है ना। तो इसको सेरिब्रल बेरीबेरी भी बोलते हैं और ये ज्यादातर अल्कोहलिक्स में दिखता है। जैसे हम पहले बात कर रहे थे ना कि अल्कोहलिक्स में विटामिन B1 की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो जो क्रोनिक अल्कोहलिक्स होता है ना, आप देखोगे कि वो बेसिकली लाइक दारू के साथ चखना लेते हैं, है ना, सीरियल्स वगैरह बेसिकली होते हैं, तो इसलिए उनमें उतना दिखता नहीं है। लेकिन अगर हाँ, लेकिन होता क्या है ना, अब उनको वो बैलेंस हो जाता है चखना वगैरह की वजह से। लेकिन जो वो दारू अल्कोहलिक पर्सन होते हैं उनमें या तो मतलब उनमें रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है B1 की। इसकी वजह से क्या होता है, कुछ डेफिशिएंसीज आ जाती है क्योंकि रिक्वायरमेंट उनमें ज्यादा है नॉर्मल ह्यूमन से। तो जैसे लॉस ऑफ मेमोरी हो सकता है, एपेथी हो सकता है और रिदमिकल टू एंड फ्रो मोशन हो सकता है आईबॉल्स का। ये तीनों एकदम काफी रेयर है। तो वो सेरिब्रल है तो ब्रेन से रिलेटेड था, तो लॉस ऑफ मेमोरी है, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है ना। फिर लास्ट में मिससेलेनियस में बताऊंगा कि एक एंजाइम होता है थायमिनेस, जो जनरली सी फूड जैसे कि मछलियों वगैरह में पाया जाता है। एंड इस ये थायमिनेस नाम से पता चल रहा है ये डिस्ट्रॉय करने के लिए बना है थायमिन को। ठीक है, तो ये थायमिन को क्या करेगा, ये थायमिन को डिस्ट्रॉय कर देगा। कैसे, ये पेरीमिडीन, यहाँ टाइपिंग एरर है, पेरीमिडीन और थायोजोल रिंग के बीच में जो मिथाइलिन ब्रिज है उसको तोड़ देगा, उसको क्लीव कर देगा। तो उसको क्लीव करने की वजह से क्या होगा, उसको क्लीव करने की वजह से थायमिन बॉडी में टूट गया, तो थायमिन को यूज का नहीं रहा। आप भले जितना भी थायमिन खाओ लेकिन ये तोड़ देगा थायमिन को, तो इसकी वजह से आपको थायमिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। और ये ज्यादातर देखा जाता है जो कंट्रीज जो ज्यादा सी फूड खाती है जैसे जापान, वो सब साइड ये देखा जाता है ज्यादातर। ठीक है, और दूसरा चीज है पीरिथियामिन और ऑक्सीथियामिन। तो ये जो दो है ये एंटी मेटाबोलाइट्स है। एंटी मेटाबोलाइट्स है यानी कि आप कह सकते हो कि ये एक तरह से उसके साथ कॉम्पीट करते हैं। ठीक है ना, उसको थायमिन को रोकते हैं।
ठीक है ना। तो थायमिन के एंटी है, ठीक है ना, थायमिन के एंटी है। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, अब आप देखोगे पायरीथियामिन होता है ना, ये ज्यादातर फर्न्स में होता है। तो जो कैटल या कोई हॉर्स वगैरह जो ये फर्न्स को खा लेते हैं ना, तो उनमें डिफिशियंसी होने लग जाती है विटामिन B1 की, ठीक है। So that's all. Thank you, guys, for being here and watching till this long. I hope you like the video, and if you do like it, then please hit the like button, comment on the video, and please do subscribe. Do subscribe to the channel. And thanks. And if you have any questions, you can also find us at our Insta handle, Humerus Medicos, and